जय हिंद। देखिए साइंस का ये अगला पार्ट लेकर हम हाजिर है। इसका कुछ पाठ पाठ हम आपको करा चुके हैं और आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका अगला पाठ हम लेकर आपको हाजिर आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न सब रिकॉल हो जाता है आपको बहुत कम समय में, क्योंकि यहाँ से आप रिकॉल ही आपको क्या कहता है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वगैरह का आपका क्या करता है कि आत्मविश्वास वगैरह बढ़ा देता है। और यहाँ से रिकॉल से ही बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए बिना समय को गए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का है कि ये कह रहा है कि जो ग्लूकोमा और ये होता है कि ट्रोकोमा किस अंग का रोग है। तो याद रखिए ग्लूकोमा और ट्रोकोमा आपका कौन सा होता है, तो आंखों में होता है। इसके अलावा आंखों में आप जानते हैं कि उसमें से आपका निकट दृष्टि दोष भी होता है, उसके अलावा दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष भी होता है, इसके अलावा अबिंदुकता होता है। यानी कि चार ओ हो गया, चार गो मतलब इसके अलावा ग्लूकोमा ट्रोकोमा तो चार दो छः, ये छः आपको आंखों से संबंधित मुख्य रूप से याद रखना होगा। इसके अलावा आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो याद रखना होगा आपको यह बेसिक है जो कि आपको याद रखना होगा कि उत्तल लेंस होता है। ये आपका उत्तल लेंस की पहचान है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में मतलब मोटा होता है या किनारे पर क्या होता है कि आपको ये आपका पतला होता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हमारे आंखों में, तो आंखों पर हमारा क्या मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। और रेटिना पे बनता है तो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब यहाँ पे उल्टा जब चूंकि प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर सीधा कैसे हो जाता है, तो याद रखिएगा सिलियरी जो मांसपेशिया होता है, सिलियरी मांसपेशिया वही क्या करता है, इसको पुनः फिर पलट देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका फिर प्रतिबिंब आपका सीधा हो जाता है, जिसके कारण हमें सीधा दिखाई देता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेटिना पे आपको ध्यान देना होगा कि ये रेटिना में क्या पाया जाता है आपको, तो ये शंकु हो गया, ये छर आपको पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ये छर और शंकु का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा आपका ये जो शंकु है इसका कार्य क्या है, कलर को पहचानना, यानी कि लाल हरा पीला के रूप में यह आपको जान मतलब पहचान लेते हैं। इसके अलावा मतलब ये क्या हो गया आपका छर क्या करता है, तो आपको यह आपको प्रकाश की तीव्रता को पकड़ता है, यानी कि प्रकाश मतलब यानी कि कितना ज़्यादा है कि कम है, और अंधेरा के समय में और ये प्रकाश ज़्यादा जब आता है वो सूरज के प्रकाश वो उससे यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रकाश को तीव्रता वगैरह को बचाता है, यानी कि धूप ज़्यादा है कि कम है कि अंधेरा है ये सब। और इसके अलावा ये आपको सिर्फ रंगों को पहचान करता है। अब यहाँ पे अगर कुछ अनुपात वगैरह भी आपको पूछ ले कि छर का अनुपात कितना होता है, तो छर और शंकु का अनुपात याद रखिएगा 20:1 का ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि छर में आपका ये 20 हो गया जबकि ये शंकु का अनुपात 1 हो गया। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है जो कि आपसे पूछा जाता है। और आंखों से और भी बहुत सारा चीज़ रिकॉल करना चाहते हैं, जैसे कि आपको निकट दृष्टि दोष में, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष जिसे हम इंग्लिश में हम लोग मायोपिया कहते हैं, इसको दूर करने के लिए निकट इसको याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर दूर दृष्टि दोष का पूछेगा दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके अलावा जरा दृष्टि दोष कहेगा, जरा दृष्टि यानी कि जरा सा दूर है जरा सा नजदीक, इस तरह से दो को दिखाई देता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब होता है कि इसमें से इसमें आपको क्या होता है कि अवतल लेंस भी होता है, अवतल लेंस के साथ साथ उत्तल लेंस भी होता है। तो ये आपका जरा दृष्टि दोष हो गया। और एक होता है अबिंदुकता, तो याद रखें अबिंदुकता जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं सिलेंडरकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका गोलाकार लेंस होता है सिलेंड्रिकल, इसी तरह का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मुख्य रूप से ये था आंखों से ऊपर ऊपर है। इसके अलावा और भी आंखों से बहुत सारा, जैसे आपको पूछेगा कि आंखों में जो हमारा ये हमारा उत्तल लेंस है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा आंखों पे प्रतिबिंब क्यों बना, तो याद रखना होगा कि आपको किसके मतलब प्रकाश की कौन सी घटना के कारण बना, तो आपको याद रखना होगा कौन सा, तो अपवर्तन के कारण। क्योंकि क्या होगा कि प्रकाश क्या होगा कि आपको विरल से सघन में जा रहा है, यानी कि लेंस से मतलब ये थी मतलब प्रवेश करके दूसरी तरफ जा रहा है, अपवर्तित हो रहा है, इसलिए अपवर्तन के कारण ही आंखों पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे चूंकि निकट दृष्टि दोष में एक चीज आपको याद रखना होगा जो कंफ्यूजन होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु मतलब दिखाई देती है, लेकिन दूर का वस्तु हमें क्या होता है कि वह नहीं दिखाई देती। यही आपको क्या है निकट दृष्टि दोष। लग रहा है कि निकट में दोष है, लेकिन निकट में नहीं बल्कि कहाँ पे दोष है आपको, दूर में दोष है, यानी कि आपका दूर दिखाई नहीं साफ साफ दिखा, निकट का साफ साफ दिखाई देता है। उसी तरह से आपका दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होगा कि दूर का दिखाई देगा, लेकिन निकट का आपको क्या होगा कि साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो ये सभी आपका मुख्य रूप से याद रखने वाला होगा, ये सारे पॉइंट होते हैं। और भी कुछ जान लीजिए यहाँ से, जैसे कि आपको निकट दृष्टि दोष के होने का मुख्य रूप से आपके कारण क्या होता है। तो इस तरह से ये देखिए उत्तल लेंस हो गया, ये आपका आंखों का हमने आकार बना दिया। तो एक चीज याद रखना होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट में ही कट जाता है, यानी कि ये आपका क्या होगा कि निकट में कट गया। निकट यानी कि आई मतलब ये आपका प्रतिबिंब हो गया, तो निकट कहने का मतलब यानी कि लेंस के निकट में ही हो गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चार स्थितियां आपको बनता है कि निकट दृष्टि दोष होने के चार मुख्य कारण आपको बताना होगा।
तो देखिए आपको यहाँ पे 4 मुख्य कारण में एक आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि निकट में हो गया, तो इसका क्या होगा कि फोकस दूरी घट गया। क्या होगा कि फोकस दूरी घट गया, क्योंकि इसको आना चाहिए था यहाँ पे ये रेटिना वाला पर, लेकिन रेटिना से पहले ही रह गया, जिस तरह से इसका फोकस दूरी घट गया, पॉइंट नंबर 1। और ये दूसरा क्या कारण हो गया, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। क्या होगा कि ये ऐसे भी आप रख सकते हैं कि मान लीजिए यहीं पे कट रहा था, मतलब बनना चाहिए था रेटिना, लेकिन ये रेटिना पीछे की तरफ घसक गया। इस तरह से क्या होगा कि नेत्र गोलक के क्या होगा कि बड़ा हो जाना, ये भी आपका दूसरा कारण है। तीसरा अगर मुख्य रूप से अगर कारण देखेंगे तो लेंस का क्या होगा कि मोटाई बढ़ जाना, क्योंकि जब मोटा लेंस हो जाता है आपका, प्रकाश को किरणों को निकट में ही आपको अभिसरित कर देता है। इस तरह से क्या होगा कि तीसरा मुख्य कारण आपका हो गया कि लेंस का क्या होगा कि आपका मोटा हो जाना। और चौथा आपका देखेंगे इस तरह से आपका कि मुख्य कारण कौन हो गया, तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक होता है फॉर्मूला, याद रखें, P बराबर 1/f। पी क्या हो गया, पावर हो गया, यानी कि क्षमता हो गया। तो चूंकि फोकस दूरी का घट जाना, इसका मतलब क्या है कि लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। यही आपका व्युत्क्रमानुपाती इसमें से ये संबंध होता है आपका व्युत्क्रमानी, यानी कि P बराबर 1/f, यानी कि फोकस घट गया, यानी कि ये P आपका बढ़ गया, यानी कि क्षमता का बढ़ जाना। ये आपसे मुख्य रूप से आपको यहाँ से 4 प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना होगा। निकट दृष्टि दोष में हमने आपको बता दिया। उसी तरह से आप दूर दृष्टि दोष में भी आप एक ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया कि उत्तल लेंस हो गया। जब ये चलती है प्रकाश की किरणें, तो ये क्या होता है कि दूर में करती है। दूर दृष्टि दोष में याद रखिएगा, दूर में। तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन रहा है, तो दूर में यानी कि यहाँ से रेटिना के जस्ट मतलब इधर पीछे की ओर बन रहा है। तो ऐसे भी आप यहाँ से भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए कारण इसके 4 कौन-कौन से हैं। तो जैसे पे पॉइंट नंबर 1 हो गया। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि फोकस का बढ़ जाना। तो जब जैसे फोकस दूरी का क्या होगा कि बढ़ जाना, इसका मतलब क्षमता का भी घट जाना, यानी कि 1 और 2 ये अब 2 के मुख्य कारण। तीसरा क्या होगा कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। देख लीजिए इस तरह से ये आपका नेत्र गोलक क्या हो गया कि एक तरह का छोटा ही हो गया। तो इस तरह से नेत्र गोलक का भी आपका छोटा हो जाना। तीसरा अगर इसका मुख्य कारण देखेंगे तो लेंस का क्या होगा कि पतला हो जाना। तो लेंस जैसे ही उत्तल लेंस क्या होता है कि पतला हो जाता है, तो इसको क्या होता है काफ़ी दूर तक मतलब इसकी मतलब किरणें जाती है और आपको एक दूसरे को काटती है, यानी कि वहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। तो इस तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं, लेंस का पतला हो जाना। अब चूंकि यहाँ पे लेंस याद रखिएगा पतला हो जाना, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिलियरी मांसपेशिया का खिंचाव बढ़ जाना। जैसे ही खिंचाव बढ़ गया तो इस तरह से यह क्या होगा कि लेंस हमारा पतला हो जाता है। ये सिलियरी मांसपेशिया खींच के टान देती है, ये इधर की तरफ खींचती है और ये इधर की तरफ, तो ये पतला हो गया, ये भी कारण है। उसी तरह से आप दूरदृष्टि, ये आपका ये दूरदृष्टि दोष का हो गया। लेकिन निकट वाला में भी चूंकि लेंस मोटा हो गया था, इसका मतलब सिलियरी मांसपेशिया के क्या हो गया कि ढीला हो जाना। तो ये सभी मुख्य कारण आपको कहीं ना कहीं काफी डीप में अगर खखोर के क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे प्रश्न आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद रखना होगा। तो ये सारे इतना सारे हमने आपको यहाँ से आंखों से संबंधित आपको हमने रिकॉल करा दिया। बाकी गला देख लीजिए आपको, तो गला में जो रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। और याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रंथि आपको गला में ही मिलेगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं। यहीं से आपको थायरॉक्सिन हार्मोन आपको क्या होता है कि निकलता है। बाकी यहाँ पे आंत देख लीजिए, तो 2 आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य आप जानबे करते हैं, जल का अवशोषण है। छोटी आंत में क्या होता है कि अंतिम रूप से आपको पाचन वगैरह हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, ये आपका आंत के बारे में। बाकी ये लीवर वगैरह से मतलब हिपैटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। इसका वजन याद रखिएगा 1 से 2 केजी होता है। और इसमें लीवर का बहुत सारे है, जैसे व्यक्ति जहर खा के मर जाता है तो लीवर की जांच वगैरह किया जाता है। बहुत सारी बीमारी वगैरह को पता लगाने के लिए फिर लीवर काफ़ी ज़्यादा काम आपके लिए आता है। इसके अलावा पीत रस भी आपका लीवर में ही बनता है। हिपेरिन, फाइब्रिनोजन वगैरह जो भी जो प्रोटीन है वो सभी आपका लीवर में ही आपको बनता है, यकृत में। इसके अलावा अगर लीवर से संबंधित में देखेंगे तो यह सबसे बड़ा हमारा क्या है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हमने आपको गला का बता दिया था, थायराइड ग्रंथि है। ये सभी प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना ही होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर आते हैं। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग आपको याद रखेगा प्रभावित होता है, तो आपको लीवर प्रभावित होता है। उसमें भी हेपेटाइटिस वाला बी जो होता है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, व्यक्ति की इसमें जान भी चली जाती है। तो ये हो गया, जहाँ तक हमने आपको लीवर को बता ही दिया था। अब थोड़ा सा मस्तिष्क जान लीजिए। तो मस्तिष्क का विकार वगैरह पता लगाने के लिए आपको ईईजी का प्रयोग किया जाता है, ये डॉक्टर वगैरह लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफी यही आपका कहलाता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस रोग वगैरह भी आपका मस्तिष्क में ही हो जाता है। और मस्तिष्क का वजन लगभग याद रखिएगा 1350 से लेकर या लगभग 1400 ग्राम के आसपास में आपका होता है, यानी कि 1.5 केजी के आसपास में मस्तिष्क का होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये आपका मस्तिष्क में आपका हड्डी कितना होता है, तो आपका 8 होता है। कान में कितना होता है,
6 हो गया, तो 8 6 14। इसके अलावा 14 आपका फेस में हो गया, तो 14 14 28 हो गए टोटल। इसके अलावा हायर बोन होता है जो गर्दन के पास वाला होता है, जो फांसी लगते समय क्या होता है कि वह टूट जाता है, तो इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हायर बोन मिलाकर कितना हो गया टोटल 29 हो गया। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसी तरह से हृदय के लिए तो आपको याद रखिएगा ईसीजी मतलब डॉक्टर लेकर आता है, मतलब कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है इसका। बाकी हृदय हमारा कितना है 4 चैम्बरों से मिलकर बना हुआ है, आपको पता ही है। 4 चैम्बर में से इस तरह से देख लीजिए, ऊपर वाला आपका क्या हो गया आलिंद हो गया, नीचे वाला आपका निलय हो गया। इस तरह से अगर बीचों बीच इस तरह से काट देंगे तो ये आपका हो गया दाहिना आलिंद हो गया, और ये आपका क्या हो गया कि बायां आलिंद हो गया। उसी तरह से ये आपका दाहिना निलय हो गया और ये आपका बायां निलय हो गया। और इसमें से याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना लेफ्ट वाला, ये दाहिना वाला, इसमें अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून कहने का मतलब जिसमें क्या होता है कि सीओटी की मात्रा घुली हुई रहती है खून में, यानी कि गंदा खून आपको दाहिने की तरफ में मिलेगा। और यहाँ से उसके बाद ये खून जब फेफड़ा से फिल्टर होके आती है, तो याद रखिए आपको ये लेफ्ट की तरफ में आता है। तो जो बायां आलिंद हो गया और बायां नीला, इसमें आपको क्या होगा कि शुद्ध खून आपको देखने को मिलता है, यानी कि साफ सुथरा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है कि आपको घुली हुई रहती है। तो ये हम लोग का हृदय होता है, 4 चेम्बर का बना होता है। सबसे पतला वाला याद रखिएगा कौन सा चेम्बर होता है, तो आपका मतलब ये आपका ये दाहिना आलिंद होता है। और सबसे मोटा वाला आपका कौन सा होता है कि ये आपका बायां वाला, ये आपका निलय होता है। ये होता है क्योंकि यहाँ से 120 के साथ इसको पंप करना होता है, जो हमारा पूरा शरीर में क्या होता है खून आसानी से चला जाता है। हम लोग का पेस मेकर वगैरह याद रखिएगा यहाँ पे दाहिना आलिंद के पास ही लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे पंप करेगा तो इसमें क्या होगा कि शरीर से हमारा खून यहाँ पे आसानी से आ पाएगा हृदय में। और इसके अलावा यहाँ ट्राइकास्पेड बल्ब होता है, जानते ही है आप। और यहाँ से ये होते हुए ये खून कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। और फेफड़ा के बाद शुद्ध होने के बाद ये आपका देखते हैं कि यहाँ पे आपका ये लेफ्ट वाला हो गया, यानी कि बायां आलिंद में आता है। और यहाँ से बाइकास्पेड बल्ब के द्वारा ये आपका बायां निलय में आता है, और बायां निलय से क्या होता है कि पूरा शरीर में आपका चला जाता है, यानी कि शुद्ध खून आपको यहीं से आपको मिलता है। कुछ यहाँ से एक पॉइंट और भी कुछ याद रखना होगा, जैसे आपको मतलब धमनी, तो याद रखिएगा धमनी, धमनी जैसे ही आपको कहेगा तो इसमें शुद्ध खून होता है, शुद्ध यानी कि इसमें आपको साफ सुथरा देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली रहती है। लेकिन जैसे कह देगा फुसफुस, याद रखिएगा हिंदी में आपको कि फुसफुस में कह देगा, या फिर इसको पल्मोनरी धमनी कह देगा, तो उसमें गंदा खून हो जाएगा। गंदा खून कहने का मतलब उसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है, तो ये आपको याद रखना है। धमनी यानी कि शुद्ध, और जैसे फुसफुस या पल्मोनरी कह दिया तो उसमें अशुद्ध हो गया। उसी तरह से आपको याद रखेगा गया होगा कि सीरा, तो सीरा में कौन सा खून, मतलब सीरा में साफ सुथरा, मतलब इसमें अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध कहने का मतलब उसमें CO2 की मात्रा घुली रहेगी। लेकिन फुसफुस सीरा या फिर पल्मोनरी सीरा आपको कह देगा, पल्मोनरी सीरा, तो याद रखें उसमें साफ सुथरा खून रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन रहेगा। यानी कि यहाँ देख रहे हैं इसमें गंदा है तो इसमें साफ है। इस तरह से आपको याद रखना होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। तो हृदय का हम लोग का 4 चेम्बर का बना होता है मनुष्य का, और मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी स्तनधारियों का भी होता है। पक्षी का भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी होता है। और एक जल में रहता है जो कि मगरमच्छ है, वह क्या आता है उसका भी 4 चेम्बर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मछली का याद रखिएगा 2 चेम्बर होता है। 2 चेम्बर में से आपको याद रखिएगा उसमें सिर्फ एक आलिंद होता है और एक आपका निलय होता है, और उसमें सिर्फ गंदा खून ही आपको मतलब पंपिंग हो पाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से मेढक यानी कि उभयचर हो गया, और सांप का उसका 3 चेम्बर का बना होता है हृदय, यानी कि उसका दिल जो होता है 3 चेम्बर का बना होता है। उसमें से एक आपका आलिंद होता है और क्या होता है आपका 2 निलय उसमें रहता है। और जो तेलचट्टा होता है कॉकरोच, उसमें याद रखिएगा 13 होता है। 13 में से 7 आपका आलिंद हो गया, 6 आपको क्या होता है उसमें निलय होता है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये सब घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम्स में आते ही रहते हैं। और यहाँ से याद रखना होगा कि जो हम लोग का, और ये गुर्दा हो गया, गुर्दा यानी कि किडनी, तो किडनी का वज़न याद रखिएगा लगभग आपका 150 ग्राम के आसपास होता है, जबकि हृदय का हमारा वज़न कितना होता है तो 300 ग्राम के आसपास हम लोग का होता है। और हृदय जब धड़कता है तो लब-डब की आवाज़ आती है, और जब छिद्र वगैरह रहता है तो उसमें से मुर-मुर की आवाज़ आता है। तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा हमने यहाँ से रिकॉल करा दिए। चलिए, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रह चुके हैं तो ये सभी आपको याद हो गया होगा, लेकिन मेरा काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हमेशा रिकॉल कराते रहना। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग आपको पानी के माध्यम से होता है, तो कौन सा माध्यम से होता है, तो आपको याद रखिए ये हो गया हैजा हो गया। तो हैजा के अलावा भी थोड़ी-सी मात्रा में अशुद्धि मतलब गंदगी पानी से आपको टाइफाइड भी आपका हो जाता है। और ये याद रखिएगा हैजा हो गया, टाइफाइड हो गई, ये आपका मतलब किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और भी कुछ यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि हमने आपको बता दिया आपका टाइफाइड, यहाँ ये देखिए मलेरिया, तो ये आपका मलेरिया जो हो गया, तो ये आपका परजीवी से ये आपका होने वाला रोग है। तो यह चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके अलावा
प्लेग हो गया तो प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण ही होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। हाई टाइफाइड के लिए आपको विडाल टेस्ट वगैरह भी किया जाता है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना होगा। हालांकि इससे जरूरत हमने रिकॉल काफ़ी ज़्यादा इससे पीछे वाला वीडियो में करा चुका है, इसलिए फिर कभी हम आपको और भी करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। जैसे कि आपका प्रश्न कह रहा है कि प्याज है क्या है, एक तरह का, याद रखिएगा। तो प्याज एक बल्ब है। बल्ब कहने का मतलब है एक तना है, और तना में भी कौन सा है, तो याद रखिएगा शलकंद है। क्योंकि आलू जो होता है, आलू अभी क्या होता है कि तना ही है, लेकिन तना में कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आ जाता है आपका कंद हो जाता है। वह क्या होता है कि कंद हो जाता है। और ये अदरक हो गया और लहसुन हो गया, वो आपका मतलब वह प्रकंद आता है। और प्याज हम लोग का क्या होता है कि शलकंद होता है। अब बात करते हैं प्याज। तो याद रखिएगा प्याज में हम भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो आपको याद रखिएगा वह सेलुलोज के रूप में आपका भोजन मतलब में उपस्थित रहता है उसमें भोजन। क्योंकि हम लोग का शरीर में बाकी भोजन वगैरह पर आते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, और ये प्याज आपका अपना भोजन जो है सेलुलोज के रूप में रखता है, यानी कि पत्ती वगैरह वो सब चीज़ आप देखते हैं तो वही आपका हो गया। इसके अलावा प्याज वगैरह में जीके से जोड़ कर देखेंगे तो याद रखिएगा महाराष्ट्र आपका प्रथम स्थान पे आ जाता है उत्पादन में। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि अदरक होता है। तो याद रखिएगा अदरक क्या होता है, एक तरह से आपका क्या होता है कि तना ही होता है। तो तना का रूप में आपको मतलब ये जान लेना होगा कि अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब तना का उदाहरण है। जबकि जड़ का उदाहरण में देखिएगा तो आपको ज़्यादा रूप में आता है, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया है, शलजम हो गया, या और ये सब के क्या हो गया, केसर हो गया, ये सब आपका जड़ का उदाहरण मतलब के रूप में आते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना ही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बांस किस प्रकार का पौधा है, तो याद रखिएगा बांस एक तरह का क्या है, एक तरह का वह घास के रूप में उसको शामिल किया जाता है, उसको पेड़ नहीं माना जाता है, याद रखना होगा। और एक एक मतलब और एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, बांस हम लोग का मिला है। तो याद रखिएगा ये बांस को हम लोग हरा सोना के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और हरा सोना में बांस के अलावा याद रखिएगा आपको क्या होगा कि चाय जो हो गया, चाय पत्ती जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो आपका वो भी हरा सोना के ही रूप में आता है, जबकि ये हरा सोना है। लेकिन जब पीला सोना आपको कह देगा तो पीला सोना में आपका क्या होगा, आपका जो सरसों का जो तेल हो गया, तो वो आपको पीला सोना के रूप में उसको जाना जाता है। भूरा सोना किसको कहा जाता है, तो फसल के अवशेष या फिर पुआल जो होता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग भूरा सोना के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर काला सोना कह देगा, तो काला सोना में आपको याद रखेगा आपको पेट्रोलियम को जाना जाता है, वो काला सोना के रूप में भी। साथ साथ याद रखिएगा दुराव सोना भी उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ ध्यान देना होगा कि जैसे उससे जुड़ा हुआ, जैसे कि नीला सोना किसको कहते हैं, तो हम लोग याद रखिएगा जल को नीला सोना के नाम से जानते हैं उसे। और लाल सोना अगर कह दिया आपको, तो याद रखिएगा केसर। केसर जो होता है खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, ये जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है, तो लाल सोना के रूप में केसर को हम लोग जानते हैं। और इस तरह से और भी कुछ है, जैसे सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आपको प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। और इसके अलावा कपास जो होता है, कपास तो उसको भी हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। और एक और है सोने का रेशा। तो हम लोग जूट जो होता है, जिसमें मतलब ये जूट हो गया, इसे हम लोग सोने का रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। जिससे हम आम जूट को हम लोग क्या कहते हैं, गाँव में उसको पटुआ के कहते हैं। इससे मतलब जूट मिल वगैरह देखते हैं कोलकाता में बहुत ज़्यादा है, तो वह पटुआ यानी कि यही हो गया, जिसे सोना का रेशा के जानते हैं। इस तरह से हमने जितने सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन था जो सोना से रिलेटेड, हमने आपको रिकॉल करा दिया। और एक चूंकि आप सोना जानते हैं AU इसका संकेत होता है, परमाणु संख्या जानना होगा तो 79 इसका होता है। और इसके अलावा सोना में झूठा सोना भी होता है, याद रखिएगा, या फिर बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। किसको कहते हैं, आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। और ये आपका लोहा का ही अयस्क है। इसके अलावा याद रखिएगा कृत्रिम सोना किसे कहते हैं, यानी कि कृत्रिम सोना यानी कि रोल्ड गोल्ड, तो कॉपर और एल्युमिनियम को कहते हैं। कॉपर 90% रहता है और ये एल्युमिनियम 10% रहता है। बहुत ज़्यादा ये आपको देखते हैं शादियों मतलब ये जो आभूषण वगैरह काफ़ी ज़्यादा सस्ता वगैरह मिल जाता है शादियों वगैरह में भी, मतलब ये साधारण से परिवार के लोग ये ज़्यादा आपका रोल्ड गोल्ड का ही आपको पहने हुए मिलेंगे, क्योंकि अच्छा रहता है, चोरी वगैरह भी होने का डर नहीं, खतरा रहता है, और दूर से आपको सोना ही जैसा आपको ये भी दिखता है। ये सारे इतने सारे हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए अगर प्रश्न की ओर आते हैं, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो हम लोग किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रेज को ही हम लोग सामान्य चीनी जो घर में हम लोग यूज करते हैं। अब फार्मूला जानिएगा उसका क्या होता है, तो याद रखिएगा कार्बन 12 होता है, यानी कि C12 हो गया, H22 हो गया, और O क्या हो गया, 11 हो गया। का मतलब ये आपका सामान्य चीनी का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज के नाम से
जाना जाता है। इसे केन शुगर कहते हैं या टेबल शुगर के भी नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं टेबल शुगर होता है। इसके अलावा याद रखिएगा दूध का मीठापन याद रखिएगा वो लैक्टोज के कारण होता है। जबकि दूध में कौन-सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है और मांसपेशियों में थकान वगैरह भी आपको लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। दूध में एक चीज़ याद रखिएगा कि विटामिन जो होता है उसमें सी और दूध में क्या होगा कि आपको सी और मतलब विटामिन सी और क्या होता है कि लोहा उसमें नहीं पाया जाता है। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे देख लीजिए फ्रक्टोज तो किसी फलों का मीठा वगैरह एहसास हो जाना या शहद का मीठा आपको ये फ्रक्टोज के कारण ही आपका होता है। और देखते हैं कि लाड़ या अब ये माल्टोज क्या है तो याद रखिए शरीर जैसे हम लोग को मुंह में लेते हैं तो एक टाइलिन एंजाइम होता है जो आए हुए माल्टेज को क्या करता है कि माल्टोज में बदल देता है और यही माल्टोज वापस इसको माल्टेज को माल्टोज को किस में बदल देता है आपको ग्लूकोज में बदल देता है। और यही ग्लूकोज याद रखेगा शुरुआती में हम लोग का पाचन मुंह में या हम लोग का मंड यानी कि स्टार्च का हो जाता है और बाकी में अंतिम रूप से पाचन आपको पता ही है कि छोटी आंत में वहाँ से अंतिम रूप से होता है। वैसे पाचन हम लोग का मुख से ही शुरू हो जाता है। वह टाइलिन पचाने का कार्य करता है, स्टार्च यानी कि मंड का मतलब पचाने का कार्य करता है। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न था।